वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। इस पूरे सीरीज में हम लोग 200 से भी अधिक यानी 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप टर्म 1 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। इससे आपका पूरा का पूरा जो है सो रिवीजन भी हो जाएगा और ज्योग्राफी का जो टर्म 1 का सिलेबस है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। इससे आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके लिए नए भी होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो आप देखना स्टार्ट किए हैं तो वीडियो को बगैर आगे बढ़ाए वीडियो में को पूरा देखें। क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? फिजिकल जो है सो कह सकते हैं, फैक्टर, भौतिक लक्षण कह सकते हैं हम लोग उसको। तो ऑप्शन है बंदरगाह, मैदान, सड़क और उद्यान। देखिए, बंदरगाह में भी मनुष्यों का कह सकते हैं कि योगदान होता है बनाने में, सड़क निर्माण में भी मनुष्य का योगदान है, उद्यान यानी बगीचे के निर्माण में भी मनुष्य का योगदान है। केवल मैदान ही ऐसा है जिसका निर्माण स्वतः होता है और इसे हम लोग भौतिक लक्षण कहते हैं। सही उत्तर है हमारा मैदान। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? तो आपको पता होगा कि कार्य कारण संबंध से क्या होगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्यों। क्यों जो प्रश्न है वो कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है, क्योंकि जब हम लोग किसी से पूछते हैं क्यों तो उसे कारण बताना पड़ता है उस चीज़ से रिलेटेड। तो ज्योग्राफी में आपको पता है कि क्या, क्यों और कहाँ, ये 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो इसे विज्ञान की कैटेगरी में शामिल करता है, और उसमें भी कार्य कारण संबंध पूछा जाएगा तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्यों। नेक्स्ट है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? काल के बारे में, समय अवधि के बारे में कौन बताता है? सही उत्तर होगा इतिहास। भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। देखिए ये क्या है, ये एक तरह का परिभाषा है और आपसे पूछा गया है कि ये जो परिभाषा है, यह जो कथन है वह किसका कथन है? स्ट्रैबो, हार्टसॉन, वारेनियस या इनमें सभी का? भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने ही यह परिभाषा दिया था भूगोल के विषय में। क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? आपको पता होगा भूगोल को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो यहाँ पूछा गया क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हम्बोल्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? अभी आपने देखा क्रमबद्ध भूगोल का हम्बोल्ट, तो प्रादेशिक भूगोल का हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल रिटर। कार्ल रिटर। चलिए, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया? देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता, कौन से विद्वान थे जिन्होंने भूगोल का परिभाषा देते वक्त क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में चर्चा किया था? तो ये आपको इसका उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हेटनर। ऑप्शन बी, हेटनर। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, पृथ्वी का वर्णन। निम्न में से कौन सा भौतिक भूगोल की एक शाखा है? आपको पता है भूगोल को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है, मुख्य रूप से 2 वर्ग में, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। लेकिन अगर आप सही तरीके से क्लास 7 में पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। एक है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल और एक है जीव भूगोल, जिसे जैव भूगोल भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है भौतिक भूगोल की शाखा है। ऑप्शन को देख लीजिए, जनसंख्या भूगोल, ये नहीं होगा क्योंकि ये मानव भूगोल की शाखा है। आर्थिक भूगोल, ये भी मानव भूगोल की शाखा है। पादप भूगोल, ये जैव भूगोल की शाखा है। मृदा भूगोल जो है यह हमारा भौतिक भूगोल की शाखा है। चलिए
निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? आपको पता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ज्योग्राफी और ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन। इसी से पता होता है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। निम्न में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। अभी आपने देखा भौतिक भूगोल के बारे में कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल में विभाजित किया गया है भूगोल को। यहाँ पूछा जा रहा है भौतिक भूगोल की शाखा कौन नहीं है। तो देखिए, पहला भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है। जल विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है। मानव शास्त्र यह मानव भूगोल की शाखा है। अंत में जलवायु विज्ञान, यह भी भौतिक भूगोल की ही शाखा है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा है जो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मानव भूगोल। निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? मानव भूगोल की शाखा कौन है? भू आकृति विज्ञान बिल्कुल नहीं, जलवायु विज्ञान नहीं, वनस्पति विज्ञान नहीं, आर्थिक भूगोल सही उत्तर। आर्थिक भूगोल का संबंध मानव भूगोल से है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, जनसंख्या और जो अधिवास भूगोल है उसका संबंध किससे? तो आपको पता होगा कि जनसंख्या, अधिवास यानी आवास, तो इसका संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध होगा ऑप्शन सी, मानव भूगोल से। भू सूचना विज्ञान तकनीक में जीपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ में किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, आंकड़ों के एकत्रीकरण में, मानचित्र बनाने में, शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में, सूचनाएं एकत्रित करने में। देखिए, आपको पता होगा मोबाइल में भी जीपीएस होता है, लोकेशन ऑन करते हैं हम लोग, तो उससे हम लोग कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, ये हम लोग किसी व्यक्ति को शेयर अगर कर दें जीपीएस लोकेशन तो उससे पता चल जाता है। तो जीपीएस यानी हो गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी की स्थिति का पता करने के लिए हम लोग जीपीएस का प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर होगा शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। देखिए, ये भी एक परिभाषा है। भूगोल क्या है? धरातल के जो विभिन्न भाग हैं उसमें कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्य, यानी जो अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है धरातल पर, उसके तथ्यों के बारे में, तथ्यों में जो विभिन्नता है कि क्यों है वो चीज़ें, उसके कारण ढूंढता है और उसका अध्ययन करते हैं हम लोग भूगोल में। तो ये जो परिभाषा है वो किसने दिया था? हेटनर, हार्टसॉन, इरेटोस्थनीज या हम्बोल्ट? सही उत्तर होगा हार्टसॉन। विभिन्नता के बारे में, क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन किसने किया था? हार्टसॉन ने किया था। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? प्राकृतिक लक्षण यानी आपको पता है प्रकृति के द्वारा जो देन है, तो नहीं है ये बताना है। पर्वत प्राकृतिक है, सड़कें मनुष्य द्वारा निर्मित है, नदियाँ प्राकृतिक है और मैदान भी प्राकृतिक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सड़कें, क्योंकि सड़कें मानव निर्मित होती हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? आपको पता होगा कि पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 ईस्वी को चेक गणराज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन, इंटरनेशनल जो है सो यूनियन ऑफ, क्या कह सकते हैं इसको आप, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, IAU, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कह सकते हैं कि यूनियन का गठन हुआ था 24 अगस्त 2006 ईस्वी को, और उसमें प्लूटो को हटा दिया गया ग्रह की कैटेगरी से और उसे बौने ग्रह की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। तब से हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह गिने जाते हैं? 8 ग्रह गिने जाते हैं। निम्न में से कौन सी पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है 46 लाख वर्ष, 460 करोड़, 13.7 अरब, 13.7 खरब। देखिए, ये जो 13.7 अरब है, आपको पता होगा ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है। बिग बैंग थ्योरी की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, और पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है 4.6 अरब वर्ष पहले। इसका मतलब हुआ ऑप्शन बी, 460 करोड़ साल पहले। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? देखिए, ये सब अवधि है, इयॉन, महाकल्प, कल्प और युग। आपसे पूछा जा रहा है इसमें सबसे लंबी अवधि कौन सी है? तो होगा ऑप्शन ए, इयॉन। इयॉन जो है इनमें से सबसे लंबी अवधि है। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है? आपको पता है कि अभी हमारे वायुमंडल में जिसमें 78% नाइट्रोजन और 21% जो है ऑक्सीजन है,
ये जो हमारा वायुमंडल है ये पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम बहुत मात्रा में थे, लेकिन उस वायुमंडल से हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा उड़कर चली जाती है, चली जाने के कारण हमारा वायुमंडल विरल हो जाता है। बाद में यहाँ पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसके कारण जो है सो अभी जो वर्तमान वायुमंडल देखने को मिल रहा है उसका निर्माण होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि उसके निर्माण और संशोधन में कौन है जो सहायक नहीं है। ऑप्शन ए सौर पवन है, क्योंकि यही वो कारण है जो हाइड्रोजन और हीलियम को यहाँ से उड़ाकर ले गया था। गैस उत्सर्जन बिल्कुल है। विभेदन और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण भी है। यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विभेदन। विभेदन जो है वर्तमान जो हमारा वायुमंडल है उसके निर्माण या फिर संशोधन में जो है सो सहायक नहीं है विभेदन। विभेदन की प्रक्रिया में क्या हुआ था, तो स्थल मंडल जो आप देखने को मिलता है आपको, जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्थल मंडल के नीचे का जो तत्व है भारी है और ऊपर के तत्व हल्के हैं, वो विभेदन के कारण ही हुआ है। निम्न में से भीतरी ग्रह कौन है? आपको पता होगा हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह है उन्हें 2 भाग में बांटा जाता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, जिसको आंतरिक और भीतरी भी बोलते हैं ग्रह। तो 4 ग्रहों को बांटा गया है सूर्य से दूरी के आधार पर। आंतरिक ग्रह में क्या क्या आ जाएंगे दूरी के आधार पर? दूरी के आधार पर बुध आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। उसी तरह से जो बाकी 4 ग्रह बच गए हैं, जिसमें है हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसे यूरेनस और नेपच्यून भी कहते हैं, इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं और इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह, ये 4 आ जाएंगे। आंतरिक ग्रह में ये 4 शामिल हो जाएंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है सो काफ़ी गैप होता है, और इस गैप में क्या होता है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, एक बड़ी सी चौड़ी पट्टी जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह से पहले क्या होगा, आंतरिक ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के बाद क्या होगा, बाह्य ग्रह। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है भीतरी ग्रह कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच पाए जाने वाला ग्रह नहीं, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाला ग्रह, ये सही हो जाएगा आपका उत्तर। सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच जो भी ग्रह पाए जाते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन निम्न में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? पृथ्वी पर जीवन कब आरंभ हुआ था? तो आपको पता होगा 3.8 अरब साल पहले प्रारंभ हुआ था। तो सही उत्तर होगा 3 अरब 80 करोड़ साल पहले। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया? आपको पता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रसिद्ध या फेमस परिकल्पनाएं हैं, जिनमें बहुत सारी परिकल्पनाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें से एक निहारिका परिकल्पना भी है। इसके अलावा एक ग्रहाणु परिकल्पना है, बिग बैंग की थ्योरी है। तो ये सब कुछ परिकल्पनाएं हैं। नोवा तारा परिकल्पना भी इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? इमैनुअल कांट, लाप्लास, जेम्स जीन्स, ऑटो स्मिथ। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाप्लास। लाप्लास का था निहारिका परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना होयल और लिटिल्टन द्वारा प्रतिपादित की गई? ऐसी कौन सी परिकल्पना थी जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है और उसका प्रतिपादन किसने किया है? होयल और लिटिल्टन ने। ऑप्शन निहारिका परिकल्पना नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रतिपादन किसने किया है? देखिए, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन अभी आप देख चुके हैं, लाप्लास ने किया है। उसी तरह से आप देखिएगा ज्वारीय परिकल्पना, तो ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स और जेफ्रे के द्वारा। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा। ये जो नोवा परिकल्पना है, जिसे नोवा तारा परिकल्पना भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन होयल और लिटिल्टन के द्वारा किया गया था। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड, प्रधान मतलब हेड, पूरे सौर मंडल का हेड कौन है? तो वो होगा आंसर हमारा बी, सूर्य। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में कब शामिल किया गया था? आपको बताएं कि 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो चेक गणराज्य में आयोजित हुआ था, उसी में प्लूटो को बौना ग्रह में शामिल किया गया। उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? अभी आप देख चुके हैं शुरुआत के जो ग्रह 4 थे उन्हें पार्थिव ग्रह कहा गया था दूरी के अनुसार।
शुक्र, मंगल, शनि और बुध। शुक्र पार्थिव ग्रह है, मंगल भी है, बुध भी है, यहाँ शनि उत्तर हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि यह पार्थिव ग्रह ना होकर जोवियन ग्रह है। निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह है? बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, बुध। ये देखिए ये तीनों का तीनों पार्थिव ग्रह हैं। बृहस्पति क्या हो जाएगा? जोवियन ग्रह। निम्न में से पार्थिव ग्रहों के लिए कौन सा कथन सत्य है? पार्थिव ग्रह के लिए क्या सही है? ऑप्शन देखिए, ये सूर्य से निकट होते हैं, सही बात है। ये ग्रह चट्टानी होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि ये कठोर ग्रह होते हैं, यहाँ गैसों की मात्रा कम होती है। ये ग्रह आकार में छोटे होते हैं, बिल्कुल। जोवियन ग्रह की तुलना में पार्थिव ग्रहों का आकार छोटा होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी घटना है? आधुनिक वैज्ञानिक चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी घटना को सही मानते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन है द बिग स्प्लैट, द बिग बैंग, द बिग वॉकर या विभेदन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द बिग स्प्लैट। आपको पता है कि पृथ्वी से आकर के एक बड़ा सा आकाशीय पिंड टकराया था, जिसका आकार कहा जाता है कि मंगल ग्रह के लगभग 3 गुने के बराबर था, और जब वो आकर टकराया पृथ्वी से तो पृथ्वी का एक बड़ा सा हिस्सा टूट करके जो है सो उसकी ओर चलने लगा, और जब वो ग्रह जो टकराया था वो काफ़ी दूर निकल गया, तो ये जो छोटा टुकड़ा है और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा दूर नहीं जा पाया, और यहीं इसका परिक्रमा करने लगा, और धीरे धीरे यही जो बड़ा टुकड़ा था वही क्या कहलाया? चंद्रमा कहलाया। और ऐसा कहा जाता है कि यह टुकड़ा पृथ्वी के जिस हिस्से से निकला है, आपको पता है कि जब एक बड़ा सा टुकड़ा निकला है तो वहाँ गड्ढा हो जाना चाहिए, बहुत बड़ा सा खाई बनना चाहिए। तो ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं कि वर्तमान में जो प्रशांत महासागर है, आपको पता होगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ऐसा कहा जाता है कि प्रशांत महासागर का निर्माण जिस जगह हुआ है उसी स्थान से जो है सो टुकड़ा जो बड़ा सा था वो टूट कर निकला, और उसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ है। देखिए 30 प्रश्न हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल में पहली बार हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चैनल में जो और भी वीडियो अपलोड होते हैं आप उस वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 11th में है तो 12th के लिए भी आपको वीडियोज़ मिलता रहेगा, और अगर कोई 9th-10th में भी हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है, और आगे भी उनके लिए वीडियो जो है सो चैप्टर वाइज अपलोड किया जाता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित लोकप्रिय ज्वारीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ज्वारीय सिद्धांत अभी हम लोग देख चुके हैं। ज्वारीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? जेम्स जीन्स और जेफरे के द्वारा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग। आपको पता है द बिग बैंग जो सिद्धांत है ये सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? एडविन हब्बल के द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि द बिग बैंग की जो घटना है वह कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, 13.7 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी पर महासागरों का जो निर्माण हुआ है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग कितने वर्ष बाद? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उसके कितने सालों के बाद पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, 50 करोड़ वर्ष के बाद। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? दूरी, समय, चाल या द्रव्यमान। तो आपको पता होगा कि प्रकाश वर्ष 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन ए, दूरी का इकाई है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है? कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? शनि, शुक्र, बृहस्पति या अरुण? तो सही उत्तर होगा बृहस्पति। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या भी सबसे अधिक है। प्रारंभिक समय में पृथ्वी पर किन गैसों की अधिकता थी? शुरुआत में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था प्रारंभिक टाइम पे, उस समय पृथ्वी में कौन सी गैसों की अधिकता थी? ज़्यादा मात्रा में कौन से गैस थे? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल में आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो अभी वर्तमान समय में मात्रा है वो 21% है। तो ऑक्सीजन का जो विकास हुआ है हमारे वायुमंडल में, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक क्या था? वाष्पोत्सर्जन, विभेदन, प्रकाश संश्लेषण या द बिग स्प्लैट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण।
निम्न में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रह के जो आकार है उसका सबसे अच्छा कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण या सबसे अच्छा व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर होगा इसका हमारा, ऑप्शन देख लीजिए, निहारिका, नवतारा, जिसको नोवा तारा भी कहते हैं, ज्वारीय या ग्रहाणु, ये सभी सिद्धांत है, परिकल्पनाएं हैं। तो सही उत्तर होगा नवतारा यानी नोवा तारा जो सिद्धांत है उससे पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों के आकार का सबसे अच्छा व्याख्या किया गया है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन ए एडविन हब्बल। चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? चंद्रमा का जो उत्पत्ति हुआ आज से कितना साल पहले हुआ? 4.6 अरब वर्ष पहले, 5.6 अरब वर्ष पहले, 4.44 अरब वर्ष पहले या 13.7 अरब वर्ष पहले? देखिए 4.6 अरब वर्ष पहले आप देखिएगा तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। 5.6 के लगभग देखिएगा तो तारों की उत्पत्ति हुई थी इस समय। 13.7 अरब वर्ष पहले देखिएगा तो इस समय बिग बैंग की घटना घटी थी। और 4.44 अरब वर्ष पहले ही इसी समय हुआ था द बिग स्प्लैट की घटना, जिस समय माना जाता है कि उसी घटना के फलस्वरूप चंद्रमा का उत्पत्ति हुआ है। तो सही उत्तर होगा 4.44 अरब वर्ष पहले। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे ब्राइटेस्ट ग्रह, बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह और शाम के समय दिखाई देता है। छोड़िए वो सब कॉन्सेप्ट को, सिंपल समझिए कि भोर का तारा, सांझ का तारा, शुक्र को जुड़वा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को, पृथ्वी के भगनी ग्रह शुक्र को, और सबसे चमकीला ग्रह भी क्या है? शुक्र ही है। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? आपको पता होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जिसकी जानकारी हम लोग हासिल करते हैं कि भीतर में किस प्रकार के पदार्थ हैं, तो उसके जानकारी के दो साधन है, एक है प्रत्यक्ष साधन, एक अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन जिसे देख करके हम लोग डायरेक्ट जो है उसके बारे में जानते हैं, भीतर की कोई चीज़ बाहर आ गई डायरेक्ट देखकर पता करेंगे, प्रत्यक्ष साधन होगा। लेकिन अगर हम लोग किसी अन्य तथ्य के सहारे से पृथ्वी के भूगर्भ का अगर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन कौन से तत्व या किस प्रकार के तत्व होंगे, तो हम लोग उसे अप्रत्यक्ष साधन कहते हैं। यहाँ पूछ रहा प्रत्यक्ष क्या है? भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी या पृथ्वी का चुंबकत्व। देखिए ये तीनों जो है ये अप्रत्यक्ष साधन है। ऑप्शन सी जो हमारा है ज्वालामुखी, आप जानते हैं ज्वालामुखी उद्गार में पृथ्वी की भूगर्भ से जो है सो पदार्थ निकल कर बाहर आते हैं। तो जब निकल कर बाहर आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यही चीज़ जो था वो क्या था? अंदर में था। तो यानी ये हमारा ज्वालामुखी क्या हो जाएगा? पृथ्वी की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन हो जाएगा। दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के प्रमुख उद्गार का परिणाम है? किस प्रकार के उद्गार से दक्कन ट्रैप का जो है वो जो चट्टानें हैं, सेल है, उसका जो समूह, मतलब वहाँ जो जितने भी चट्टानें पाई जा रही है वो किस प्रकार के प्रमुख उद्गार का परिणाम है? ये देखिए ये सब ज्वालामुखी उद्गार हैं। ऑप्शन है शील्ड, मिस्र, प्रवाह या कुंड। तो किसका है आपको बताना है। सही उत्तर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शील्ड जो उद्गार है ज्वालामुखी का, उसी से दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा 5.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही उत्तर 5.5। पृथ्वी में जिस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं, किस गहराई पर? देखिए पृथ्वी के भीतर जब आप जाते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी के भीतर जैसे जाएंगे हम लोग तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता जाता है, और प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जब आप जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितनी गहराई पर चले जाएंगे कि कोई भी ठोस पदार्थ वहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि सारे ठोस किस अवस्था में आ जाएंगे? तरल अवस्था में आ जाएंगे, ऐसा अनुमान बताया जाता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 96 किलोमीटर। इसी तरह से अगर 32 मीटर की दूरी पर, प्रत्येक 32 मीटर की दूरी पर अगर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाए तो 96 किलोमीटर की गहराई पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ इतना तापमान बढ़ जाएगा कि कोई भी पदार्थ जो है सो वो ठोस अवस्था में वहाँ पर नहीं रह सकता, बल्कि तरल अवस्था में आ जाएगा। पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें किस परत में पाई जाती है?
देखिए बेसाल्ट चट्टानें अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी के भीतर 3 लेयर हैं, भूपर पट्टी, प्रवार और क्रोड। इसे कहा जाता है शियाल, इसको कहते हैं शीमा, और तीसरे परत को हम लोग कहते हैं निफे। तो ये जो हमारा मेंटल है, मेंटल वाले क्षेत्र में ही आपको बेसाल्ट चट्टानें अधिक मिलेगा। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीमा। सीमा आपको पता है, सीमा का अर्थ होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। निम्न में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो आपको पता होगा जैसे जैसे पृथ्वी के गहराई में आप जाते हैं तो क्या होता है कि पदार्थों का घनत्व बढ़ता जाता है। तो सबसे जो नीचे का जो भाग होगा उसका घनत्व क्या होगा? सबसे अधिक। तो सही उत्तर होगा आंतरिक क्रूड। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता? देखिए निफे, निफे मतलब निकेल और फेरस, यानी निकेल और लोहा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। देखिए अगर आप वीडियो में बने हुए हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो है सो सारे वीडियो का लिंक आप तक आराम से पहुंचता रहे। चलिए 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का समाप्त हो गया। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की गहराई में औसतन कितनी दूरी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है? अच्छा ये 49 क्वेश्चन है ना। तापमान बढ़ जाता है, देखिए पृथ्वी की गहराई में जब जाएंगे तो कितने दूरी में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है? अभी हम लोग देख रहे थे ऑप्शन सी, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में। भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र है। भूकंप की तीव्रता को कौन सा यंत्र मापता है? देखिए ऐसे तो भूकंप की तीव्रता को मापता है रिक्टर स्केल कहा जाता है उसको। तीव्रता अगर चेक करना हो तो रिक्टर स्केल में। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन रिक्टर स्केल का नहीं है तो हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो सही उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो भूकंप की जानकारी का एक साधन है और उसी का एक भाग है हमारा रिक्टर स्केल। निम्न में कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? स्थल मंडल को कौन दर्शाता है? तो देख लीजिए पृथ्वी में स्थल मंडल कौन दर्शाता है? ऊपरी और निचला मेंटल? बिल्कुल नहीं, ये स्थल मंडल नहीं है। भूपटल और क्रोड? भूपटल तो ऊपर होता है, क्रोड नीचे होता है, दोनों कभी मिलेगा नहीं। भूपटल और ऊपरी मेंटल? भूपटल और ऊपरी मेंटल पता है, पहले भूपटल होता है फिर मेंटल होता है। मेंटल को अगर बांटें तो ये ऊपरी मेंटल और ये निचले मेंटल। तो ऊपरी मेंटल और भूपर पट्टी दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं स्थल मंडल कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो गया हम लोगों का? भूपटल और ऊपरी मेंटल। निम्न में कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है? कौन सी तरंग है जो चट्टानों में क्या करती है? चट्टानों को फैलाती है और उसको सिकोड़ती है, संकुचन और फैलाव लाती है। पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पी तरंगे। ये क्या करती है? चट्टानों में संकुचन और फैलाव को उत्पन्न करती है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में किस तत्व की प्रधानता है? भूपर पट्टी यानी पृथ्वी के जो भूभाग है उसके सबसे ऊपर का जो लेयर है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है? आपको बिल्कुल मालूम होगा इसके बारे में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगर तत्व कहेगा ऑक्सीजन, और अगर धातु कहेगा तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन और क्या था? एल्युमिनियम। क्योंकि भूपर पट्टी को सियाल कहा जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। मेंटल तथा क्रोड को कौन सी परत विभाजित करती है? कौन सा लेयर है जो मेंटल और क्रोड दोनों को बांटती है? देखिए जब आप देखेंगे पृथ्वी का जो भाग है, भूपर पट्टी, मेंटल और क्रोड, तो ये बीच में जो लेयर आता है, सब लेयर का नाम है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा उसका नामकरण किया गया है। भूपर पट्टी और मेंटल के बीच में जो लेयर है आप जानते हैं उसको मोह, असंबद्धता, असांतत्य या डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। मोह, असंबद्धता, मोह, असांतत्य या मोह, डिसकंटिन्यूटी। ऊपरी मेंटल और क्रोड के बीच में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और वही ऊपरी और निचला अगर क्रोड के बारे में देख लें तो वहाँ हम लोग उसे क्या नाम देते हैं? उसे हम लोग नाम देते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पूछा गया है मेंटल और क्रोड के बीच में, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता।
पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी ही आपको बिल्कुल मालूम होगा, 6370 किलोमीटर। निम्न में से कौन सी तरंग द्रव माध्यम में गमन नहीं करती है? कौन है जो द्रव में गमन नहीं करती है? पी तरंग, एस तरंग, धरातलीय तरंग, इनमें सभी। सही उत्तर होगा एस तरंगे। द्वितीयक तरंगे जो है वह द्रव जो माध्यम होता है उसमें गमन नहीं करती है। पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है? देखिए पृथ्वी का अगर परत देखते हैं हम लोग भूभाग वाला, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो पदार्थों का घनत्व तो बढ़ता जाता है, भार बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब है कि ऊपर का जो होगा वो हल्का होगा, नीचे का जो होगा वो क्या होगा? भारी। तो सबसे हल्का परत क्या होगा? ऑप्शन ए भूपर पट्टी। भूपर पट्टी और मेंटल को अलग करने वाली परत क्या कहलाती है? भूपर पट्टी और मेंटल को जो अलग करेगा उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन बी मोह संबद्धता। आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन जो आर्कटिक महासागर में, कोयला नहीं होगा, यहाँ कोला होगा, गलती से कोयला हो, कोला क्षेत्र में किया गया है, इसकी गहराई कितनी है? देखिए आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है जहाँ पर बहुत गहरा खुदाई किया गया है, जिसे हम लोग प्रवेदन कहते हैं। अच्छा, प्रवर्धन लिखा गया, प्रवेदन कहा जाता है इसे, प्रवेदन। तो जो सबसे गहरा प्रवेदन हुआ है उसका गहराई के बारे में पूछा जा रहा है कि गहराई कितनी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, कोला क्षेत्र में, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में अभी तक का सबसे गहरा प्रवेदन, गहराई कितनी? 12 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा भूकंप का एक प्रभाव है? भूकंप आने पर जो उसके प्रभाव होते हैं वही पूछा जा रहा है कि यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं, कौन है जो भूकंप का प्रभाव है? भूमि का हिलना, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी कांपती है, भूमि हिलती है, सही हो गया। धरातल का एक तरफ झुकना, जब भूकंप बहुत तीव्र गति से आए और धरातल धंस जाए तो वो एक तरफ झुक जाता है, ये भी क्या होगा? सही होगा। प्रभाव हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है। इमारतों का टूटना, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर भूकंप ज़ोर से आता है तो इमारत धंस जाते हैं, गिर जाते हैं। इसका मतलब है सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें सभी। भूकंप की तीव्रता को मापने की एक विधि है, अभी हम लोग देख चुके हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिक्टर स्केल। पृथ्वी की आंतरिक भाग में मेंटल की गहराई लगभग कितनी है? कितनी दूर तक, कितनी किलोमीटर तक मेंटल की जो परत है पाई जाती है? 1200 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर या 5100 किलोमीटर? सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2900 किलोमीटर। और अन्य बाह्य क्रोड 5100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, और आंतरिक क्रोड लगभग फिर कहाँ चला जाएगा? 6370 किलोमीटर तक, जो पृथ्वी की त्रिज्या मानी जाती है। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां भूकंप का अनुभव सबसे पहले होता है। देखिए भूकंप आपको पता है, मान लीजिए धरातल है, ज़मीन के नीचे से भूकंप की किरणें निकल रही है, तो धरातल पर भूकंप आएगी। तो धरातल पर सबसे पहले भूकंप कहाँ आएगी? जो इस जगह से 90 डिग्री पर स्थित होगा, लंबवत होगा, सबसे पहले यहीं पहुँचेगी। तो जहाँ भूकंप निकलता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप का केंद्र कहते हैं। जहाँ सबसे पहले पहुँचता है, जो लंबवत होता है और ये ज़मीन के ऊपर का बिंदु है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? हम लोग इसे कहते हैं अधिकेंद्र। सही उत्तर अधिकेंद्र। निम्न में से कौन सा कथन भूकंप के केंद्र के संबंध में सही है? भूकंप का जो केंद्र है उससे संबंधित कौन सी बात सही है? यह भूतल पर एक स्थान है, ज़मीन के ऊपर होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भूकंप ज़मीन के गहराई से आता है। भूतल के नीचे कुछ गहराई पर एक स्थान है? बिल्कुल सही, भूमि के नीचे कुछ गहराई पर एक स्थान है जो भूकंप का केंद्र कहलाता है। इस स्थान पर सर्वाधिक विनाश होता है? नहीं, यहाँ पर कोई क्षति नहीं होती है, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं होता। ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। विवर्तनिक भूकंप के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? जब आप भूकंप के प्रकार पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे कि एक भूकंप होता है जिसे विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है। उसके लिए कौन सा कथन सही है बताइएगा। यह भ्रंश स्थल पर चट्टानों के सरकने से पैदा होता है, इनका उद्गम ज्वालामुखी उद्गार से होता है, यह खनन की छतों में खानों के छत के ढह जाने से, खनन क्षेत्रों में खानों के छत के ढह जाने से पैदा होता है। ये सही है। जब ऐसे क्षेत्र जहाँ खनन किया जाता है, अगर उस खानों की छत अचानक ढह जाए एक बड़े से भूभाग पर, तो इसके कारण जो भूकंप आता है उसे विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है।
निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव है? कौन सा ज्वालामुखी है, कौन सा वोल्केनो है जो अभी कह सकते हैं कि जीवित है या सक्रिय है? स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, बैरन आइलैंड या पोपा? सही उत्तर होगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली क्या है? एक प्रकार का जीवित या सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्न में से कौन सा अग्निवलय का भाग है? अग्निवलय जिसे कहा जाता है फायर रिंग या रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिसे हम लोग अग्नि पेटी कहते हैं, वह कौन सा भाग है? प्रशांत महासागर के तट, मध्य विश्व पेटी, अफ्रीका रिफ्ट घाटी या मध्य अटलांटिक कटक? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर के तट। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? किस देश में जो समुद्री तरंगे विनाशकारी उत्पन्न होती है भूकंप के कारण, उसे सुनामी कौन कहता है? किस देश में कहा जाता है? देखिए, सुनामी जो है इस तरीके से अंग्रेजी में लिखा जाता है। आपको पता होगा सुनामी जो है वो एक जापानी शब्द है, जापान का शब्द है। तो फिर ये कहाँ कहा जाएगा? ऑप्शन बी, जापान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जापान। सुनामी में टी लिखा जाता है लेकिन टी साइलेंट होता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए सक्रिय तो है ही लेकिन सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एटना, क्राकाटाओ, फ्यूजीयामा या अंटोफाला? सही उत्तर इसका हो जाएगा हम लोगों का अंटोफाला, ऑप्शन डी अंटोफाला। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है, ज्वालामुखी का सबसे ऊपर का भाग जहाँ से लावा क्या होता है? निकलता है। ये जो ऊपर का भाग है इसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? फनल, क्रेटर, कॉल्डेरा या गर्त? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रेटर। क्रेटर कहा जाता है इस मुख को। किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी, देखिए बहुत फेमस है, ये एक पर्वत है। किलिमंजारो नामक जो मृत ज्वालामुखी है वो किस देश में है? तंजानिया, मैक्सिको, जापान या सिसिली? सही उत्तर होगा तंजानिया। तंजानिया में ही है किलिमंजारो पर्वत। माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप पर है? देखिए माउंट एटना क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी, सिसिली, कॉर्सिका, इनमें सभी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिसिली। सिसिली द्वीप पर है। विश्व के किस भाग में प्रायः ज्वालामुखी आते रहते हैं? कौन सा विश्व का कौन सा क्षेत्र है जहां अक्सर ज्वालामुखी आते रहते हैं? अगर वो क्षेत्र कमज़ोर क्षेत्र होगा, जहां की धरातल संरचना उतनी कठोर नहीं होगी, तो वहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। पूर्वी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? सही उत्तर होगा पूर्वी एशिया। भूतल पर सबसे घातक लहरें, जमीन के ऊपर सबसे घातक लहरें कौन सी है? पी लहरें, एस लहरें, एल लहरें या पीजी और एसजी लहरें? तो सही उत्तर होगा एल लहरें, जिसे धरातलीय लहरें भी कहा जाता है। धरातल पर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी से होता है तो वो धरातलीय लहरें ही हैं, जो बहुत तेज़ी गति से धरातल पर दौड़ती है, जिसके कारण इमारतें ढह जाती है, जो है सो पेड़ उखड़ जाते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। निम्न में सबसे अधिक ज्वालामुखी मिलते हैं, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में, इटली और सिसिली में, जापान में या फिलीपींस में? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। फिलीपींस में आपको बहुत अधिक मात्रा में ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ साथ होने की स्थिति संभावना व्यक्त की? देखिए किसने सबसे पहले बताया कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये जो महाद्वीप हैं, ये सब एक जगह सम्मिलित थे, ऐसा सबसे पहले किसने बताया? अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम आर्टेलियस, एंटोनियो पेलेग्रिनी या एडमंड हैस? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अब्राहम आर्टेलियस। इन्होंने 1596 ईस्वी में ही महाद्वीपीय विस्तारण सिद्धांत या महाद्वीपीय चलन सिद्धांत या महाद्वीपीय क्या कहते हैं उसको, प्रवहन सिद्धांत या प्रवाही सिद्धांत जो है वह सबसे पहले, अगर आप देखिएगा, शुरुआत करने वाले व्यक्ति अब्राहम आर्टेलियस थे, लेकिन फिर भी इनका नाम न लेकर वेगनर का नाम लिया जाता है, क्योंकि सबसे सफल व्याख्या अल्फ्रेड वेगनर ने ही किया था। तो फिलहाल यहाँ उत्तर हमारा क्या होगा? अब्राहम आर्टेलियस। पोलर फ्लीइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है? पोलर फ्लीइंग बल किससे संबंधित है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, ज्वारीय बल? तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है
और इसी के कारण आता है पोलर फ्लीइंग बल। निम्न में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? छोटा प्लेट कौन है जो नहीं है? मतलब बृहद प्लेट होगा, बड़ा प्लेट होगा, मुख्य प्लेट होगा। नज़का, फिलीपींस, अरब और अंटार्कटिका। सही उत्तर होगा अंटार्कटिक। अंटार्कटिक एक मुख्य प्लेट है और यह लघु प्लेट नहीं है। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? हिमालय पर्वत और भारतीय प्लेट जो है वो किस तरह की सीमा बनाती है? महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, अपसारी सीमा, अपसारी मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, रूपांतर सीमाएं, या फिर महाद्वीपीय अभिसरण। तो सही उत्तर होगा महाद्वीपीय अभिसरण। एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से जाकर के मिल रहा है और यह प्रक्रिया लगातार हो रही है, वहाँ पर एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं दोनों प्लेटें, और इसी के बारे में पूछा गया है कि इसकी सीमा को क्या कहा जाता है या किस तरह की प्लेट सीमा होती है हिमालय पर्वत और जो भारतीय प्लेट है उनके बीच। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सही उत्तर यहाँ के अनुसार होगा हमारा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया है? प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया था? मॉर्गन, मैकेंजी या पार्कर या इनमें सभी ने? तो जब आप प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ेंगे, जब प्लेटों की गति वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ेंगे और जब आप पता करेंगे कि जो पृथ्वी के भूगर्भ में जो अलग अलग प्लेटें पाई जाती है उन प्लेटों के बारे में किसने विस्तार पूर्वक समझाया, किसने बताया, तो आपको पता होगा उसमें मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर तीनों का नाम आता है। इन तीनों ने 1967 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को लोगों के सामने लेकर के आया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार जब सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा कि सारे महाद्वीप क्या थे? एक जगह इकट्ठा थे, जुड़े हुए थे एक जगह पे, तो उन्हें क्या कहा गया? जब एक जगह जुड़े हुए थे सारे महाद्वीप, सारा भूखंड पृथ्वी का एक जगह था और चारों तरफ इसके पानी ही पानी था, तो इस भूखंड का नाम क्या था? ये पूछा गया है। पैंथालासा, पैंजिया, लारेशिया या गोंडवाना? तो सही उत्तर होगा पैंजिया। देखिए इस भूखंड को जब पूरा का पूरा महाद्वीप दुनिया का सब एक जगह था तो उससे हम लोग उस भूखंड को पैंजिया कहते थे, और उस पैंजिया के चारों ओर जो बहुत विशाल महासागर था उसे हम लोग पैंथालासा कहते थे। और इस पैंजिया के उत्तर और दक्षिण में अगर आप देखें तो उत्तर वाले भूभाग को लारेशिया कहा है अल्फ्रेड वेगनर ने, जिसे हम लोग जिसे हम लोग यूरेशियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं, या यूरोपियन प्लेट कह लीजिए, या उस समय क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड कहा जाता था इसको। एक और नाम है लारेशिया। और गोंडवाना के बारे में आप जानते हैं कि टैथिस सागर के जो दक्षिण में स्थित था, या कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो चूँकि अगर यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ पर तो विभाजन था नहीं, तो हम लोग विभाजन की चर्चा नहीं करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दिया हुआ है। देखिए ये जो लारेशिया वगैरह की चर्चा है वो देखिएगा विभाजन के फलस्वरूप के बाद में चर्चा किया जाता है कि विभाजन के फलस्वरूप उत्तर वाले हिस्से को लारेशिया और दक्षिण वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। देखिए पैंजिया के चारों ओर स्थित महासागर को क्या कहते थे? पैंजिया के चारों तरफ जो महासागर था उसे क्या कहते थे? तो उसे हम लोग क्या नाम दिए थे? ऑप्शन डी, पैंथालासा। पैंथालासा हम लोग पढ़ते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए किस बल को उत्तरदायी बताया? जो महाद्वीप जो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, पहले एक जगह इकट्ठा थे अब अलग हो गए, तो इसके पीछे कौन सा बल कार्य कर रहा है? तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया था? पोलर बल, ज्वारीय बल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। पोलर बल और ज्वारीय बल, इन दोनों बल को उत्तरदायी बताया था अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए। संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए जब वो दोनों जो बल थे जब वो पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाए
तो संवहन धारा सिद्धांत को एक विद्वान लेकर के आए और उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से समझाया। तो संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्थर होम्स, अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम आर्टेलियस या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अब्राहम आर्थर होम्स। आर्थर होम्स। सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्थर होम्स, अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेस या अब्राहम आर्टेलियस? सही उत्तर होगा हैरी हेस। हैरी हेस ने प्रतिपादन किया सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का। जब दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में सरकती है, एक प्लेट इधर चला जाए और एक प्लेट इधर चला जाए, जब दो प्लेटें एक जगह हो दोनों विपरीत दिशा में चला जाए, तो आपको पता है कि उनकी जो सीमाएं होंगी, जो एक दूसरे से दूर चली गई, उन सीमा को या उस कह सकते हैं किनारे को क्या कहा जाता है? अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, रूपांतर सीमा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अपसारी का मतलब दूर जाना, अभिसारी का मतलब पास आना, रूपांतर मतलब बदलाव होना। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाएगी तो दूर जाएगी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, अपसारी सीमा। पैंजिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पैंजिया, आपको पता है जब सारे महाद्वीप एक जगह इकट्ठा थे तो उन्हें ही क्या कहा गया? पैंजिया। तो उसके बारे में कौन सही नहीं है वो बताना है आपको। देखिए, इसके उत्तरी भाग में लारेशिया और दक्षिणी भाग में गोंडवाना। उत्तरी भाग में लारेशिया था और दक्षिणी भाग को क्या कहते थे? तो गोंडवाना कहते थे। बिल्कुल सही। इस पर टैथिस नामक उथला समुद्र था। बिल्कुल, उस पर एक समुद्र था जिसका नाम था टैथिस सागर। यह महाद्वीपों से युक्त बहुत बड़ा स्थलीय भाग है। सारे महाद्वीप वहीं थे और सबसे बड़ा स्थल भाग था, क्योंकि सारे महाद्वीप जहाँ इकट्ठा हो जाएंगे वो सबसे बड़ा स्थलीय भाग होगा। तो यहाँ हमारा तीनों ऑप्शन सही है। यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ था? बिल्कुल नहीं, प्रशांत महासागर से नहीं, बल्कि पैंथालासा नामक कह सकते हैं कि समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ था। तो ये हमारा सही उत्तर यहाँ होगा ऑप्शन डी। चूँकि यहाँ पूछ रहा सत्य नहीं है तो उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्लेट शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में कुछ मुख्य प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। तो ये जो प्लेट शब्द है वो किसने दिया था? मॉर्गन ने, मैकेंजी ने, टूजो विल्सन ने, हैरी हेस ने? सही उत्तर होगा टूजो विल्सन। टूजो विल्सन ने ही दिया था। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी की अंतर्वेदी आकृति नहीं है? आपको पता है कि ज्वालामुखी कुछ आकृतियाँ होती है। जब ज्वालामुखी बाहर निकल कर आ जाते हैं तो उनकी आकृतियों के अलग नाम है, और जब धरातल के भीतर ही किसी कारण से ज्वालामुखी का जमाव हो जाता है तो उससे जो आकृतियाँ बनती हैं उनके भी कुछ अलग नाम हैं। तो जो ज़मीन के भीतर बनते हैं उन्हें अंतर्वेदीय आकृति कहते हैं, और जो बाहर बनते हैं उसे बहिर्वेदीय आकृति कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन है जो अंतर्वेदीय आकृति नहीं है? तो देख लीजिए, बैथोलिथ, लैकोलिथ, सील या क्रेटर। तो देखिए, बैथोलिथ, लैकोलिथ और सील ये तीनों अंतर्वेदीय आकृतियाँ हैं। क्रेटर जो है, ये क्रेटर ज्वालामुखी उद्गार के मुख को कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रेटर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी मुख्यतः कितने प्लेटों में विभाजित है? मुख्य रूप से जो मेन प्लेट है वो कितने प्लेट है पृथ्वी के भूगर्भ में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 मुख्य प्लेटें हैं। इनके अलावे जो प्लेटें हैं वह छोटी प्लेटें कही जाती हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? कौन सा सागर था जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुआ? काला सागर, टैथिस सागर, अरब सागर, हिंद महासागर? सही उत्तर होगा टैथिस सागर। सुनामी से सर्वाधिक क्षति कहाँ होती है या किस क्षेत्र में होती है? सबसे ज़्यादा नुकसान समुद्र के तटीय भाग में, पहाड़ी क्षेत्र में, समुद्र के आंतरिक भाग में, स्थल के आंतरिक भाग में? देखिए, आंतरिक भाग में समुद्र का नुकसान नहीं होता है, स्थल के भी आंतरिक भाग में उस तरह से नुकसान नहीं होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी नहीं होता, लेकिन समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होंगे, चूँकि सुनामी का मतलब ये होता है कि समुद्र का जल काफ़ी ऊंचाई तक उठा और आगे की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ा, तो समुद्र के तटीय क्षेत्र में जो भी चीज़ें होंगी वह विनाश हो जाएगा, उनका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सबसे अधिक नुकसान कहाँ होगा? समुद्र के तटीय भाग में।
निम्न में से किस युग को डायनासोर का युग कहते हैं? पर्मियन, कार्बोनिफेरस, जुरासिक, कैब्रियन। सही उत्तर होगा जुरासिक। आप लोग मूवी देखे होंगे जुरासिक पार्क, जिसमें डायनासोर के बारे में बताया गया है। तो जो जुरासिक युग है वो किसका युग कहा जाता है? डायनासोर का युग। निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है? मतलब सौर विकिरण से वे पास हो जाता है, पारदर्शी है, सौर विकिरण उससे आराम से गुजर जाएगा उस गैस से होकर के, परंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। लेकिन पार्थिव जो विकिरण है वह उस गैस से निकलकर इस पार से उस पार नहीं हो पाएंगे। तो पूछा जा रहा है कौन है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं? ज्वालामुखी और जब भूकंप आता है तो वो किस प्रकार का घटना है, क्रिया कैसा है? आकस्मिक, धीमी, वायुदाब से उत्पन्न या मौसमी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आकस्मिक। अचानक आने वाली घटनाएं हैं जिसे आकस्मिक घटना कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती है, ऐसा जगह जहां भूकंप का कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया क्षेत्र, विवर्तनिकी, तीव्र क्षेत्र या भूकंपीय क्षेत्र। सही उत्तर होगा हमारा छाया क्षेत्र, ऑप्शन ए छाया क्षेत्र। हिमानी निक्षेपण से निर्मित होने वाली अवसादी चट्टान को क्या कहते हैं? वैसे अवसादी चट्टान जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होती है उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन देख लीजिए टिलाइट, प्लेसर, जीवाश्म या इनमें सभी। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन है टिलाइट। टिलाइट कहा जाता है उसे। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? हम लोग कुछ देर पहले देख चुके हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी में प्रतिपादन किया गया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। भारत किस भूभाग का हिस्सा था? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा हमारा गोंडवाना लैंड। भारत का जो अधिकांश हिस्सा अभी मौजूद है वो पहले किसका हिस्सा था? तो वो गोंडवाना लैंड का भाग था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारा 100 प्रश्न आज का हो चुका है। ये 200 से अधिक प्रश्नों का एक सीरीज है। देखिए ये जो 200 से अधिक प्रश्नों का सीरीज चल रहा था उसमें से हम लोग 100 प्रश्न देख लिए हैं। चूँकि वीडियो बहुत अधिक लंबा होने लगा है इसलिए हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के जो 100 से अधिक प्रश्न हैं वो अगले वीडियो यानी इसी का पार्ट 2 जो है सो बनाया जाएगा और पार्ट 2 के माध्यम से आपको मिल जाएगा और आज ही मिल जाएगा। और जैसा कि हम लोग देख चुके हैं इसमें 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ज्योग्राफी का जो टर्म 1 का सिलेबस है हम लोगों का झारखंड बोर्ड का, जो इस बार 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो सब्जेक्ट जो चैप्टर ज्योग्राफी के दिए गए हैं इसमें सारे चैप्टर को कवर नहीं कर पाया गया। तो जो बाकी चैप्टर बच गए हैं जिसका प्रश्न अभी आपको इसमें देखने को नहीं मिला है उसके लिए पार्ट 2 लेकर के आएंगे और उस पार्ट 2 में हम लोग बाकी प्रश्नों को देख लेंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि उस वीडियो को आप अच्छे से देख लें, दोनों वीडियो देख लें, जिससे आपका ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन हो जाए और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए तो आपको ज्योग्राफी में दिक्कत ना हो। तो ज्योग्राफी का पार्ट 2 आपको आज भी मिल जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि हिस्ट्री का अगर प्रिपेयर हो पाए तो हिस्ट्री का भी मिल जाएगा आपको समय से पहले, लेकिन पहले हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।